साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अजीत सिंह और आप देख रहे हैं रिपब्लिक एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की श्रृंखला में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 18 नागरिक शास्त्र विषय से कुल 20 प्रश्न सॉल्व करेंगे और जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को स्किप न करें, निरंतर बने रहें। तो आइए समय को नष्ट न करते हुए हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1961 में, वर्ष 1962 में, वर्ष 1963 में, वर्ष 1966 में। तो साथियों, भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को किया गया था। श्री मोरारजी देसाई इस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, परंतु बाद में के हनुमंतैया को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी एस शेखावत, फखरुद्दीन अली अहमद। तो मित्रों, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। वे भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे, जबकि भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं भैरव सिंह शेखावत रह चुके हैं। इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 201। तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 200। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री। तो मित्रों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 फर्स्ट के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, चयनित होता है, नामित होता है, नियुक्त होता है? तो साथियों, भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त तो किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 फर्स्ट के में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। वह अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है जिसका लोकसभा में बहुमत है, या ऐसा व्यक्ति है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा का विश्वास जीत लेगा। इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नियुक्त होता है।
अगला प्रश्न है, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? नगर, सरकार, कस्बा, राज्य। तो साथियों, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। प्राचीन काल में यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य अर्थात सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग किया है। यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहते हैं। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद द स्टेट होता है। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई सभी उदारवादियों द्वारा, केवल कुछ उदारवादियों द्वारा, केवल जॉन लॉक द्वारा, केवल जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा। तो मित्रों, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि केवल कुछ उदारवादियों द्वारा की गई है। हॉब्स ने जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना तथा लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना। स्पेंसर ने स्वाधीनता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे चतुर्थ स्तंभ अर्थात फोर्थ स्टेट कहा जाता है? नौकरशाही, न्यायपालिका, प्रेस, राजनीतिक दल। तो साथियों, प्रेस को चतुर्थ स्तंभ की संज्ञा दी जाती है। लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के 3 स्तंभ माने जाते हैं, अर्थात प्रेस को चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अर्थात प्रेस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित करता है? मॉरिस जोन्स, केसी हेयर, लिविंगस्टोन, ग्रेनविल ऑस्टिन। तो मित्रों, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित किया है। इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया है। इसके अनुसार भारत में प्रबल केंद्रीय सरकार है, फिर भी इसका परिणाम यह नहीं कि प्रांतीय सरकारें कमजोर होकर केंद्रीय राजनीति के प्रशासनिक अभिकरण मात्र ही बन जाएं। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई थी? बेंथम द्वारा, बर्क द्वारा, मार्क्स द्वारा, मिल द्वारा। तो साथियों, राजनीतिक दल की सर्वप्रथम परिभाषा बर्क ने दी थी। इंग्लैंड के नेता तथा लेखक एडमंड बर्क ने अपनी पुस्तक थॉट ऑन द केस ऑफ द प्रेजेंट डिस्कॉन्टेंट्स में राजनीतिक दल को सर्वप्रथम परिभाषित करते हुए कहा कि दल एकताबद्ध लोगों का ऐसा निकाय है जो किन्हीं विशेष सिद्धांतों पर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए सहमत होते हैं। इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्क द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में संसदीय और अध्यक्षीय तरह की सरकारों का सम्मिश्रण विद्यमान है? ब्रिटेन में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन में। तो साथियों, फ्रांस में संसदीय एवं अध्यक्षीय तरह की सरकारों का सम्मिश्रण पाया जाता है। जनरल डी गाल द्वारा निर्मित फ्रांसीसी संविधान जो 4 अक्टूबर 1958 से लागू हुआ, वह फ्रांस के 5म गणराज्य का संविधान कहलाता है। इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फ्रांस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? वाद विवाद तथा बहस, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, सदन से बहिर्गमन। तो साथियों,
लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए सदन से बहिर्गमन का तरीका उपयुक्त नहीं है, जबकि स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचनाएं, अल्पकालीन चर्चाएं और नियम 377 के अधीन का उल्लेख का तरीका उपयुक्त है। इसी तरह सदस्य सार्वजनिक रुचि के मामलों पर चर्चाएं उठाने के लिए विभिन्न प्रस्ताव और संकल्प पेश कर सकते हैं और सदन तथा सरकार का ध्यान उनकी ओर दिला सकते हैं। इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सदन से बहिर्गमन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभालता है? 1 वर्ष, 6 महीने, 2 वर्ष, कोई सीमा तय नहीं। तो इस प्रकार से मित्रों राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को 6 महीने तक संभालता है। अनुच्छेद 62 बी के अनुसार किसी भी कारण से जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने के पहले उसका पद निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा। इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? वरिष्ठता का सिद्धांत, योग्यता सिद्धांत, श्रेणी निर्धारण सिद्धांत, अनुशासन सिद्धांत। तो साथियों पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत वरिष्ठता के सिद्धांत को माना जाता है। वरिष्ठता का अर्थ है किसी कर्मचारी की सेवा अवधि, अतः इस सिद्धांत के अनुसार पदोन्नति करने में पूर्वता क्रम का निर्धारण कर्मचारियों की सेवा अवधि से किया जाता है। इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार में सम्मिलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, सर्वक्षमा, अधिकार पृच्छा। तो साथियों सर्वक्षमा संवैधानिक उपचारों के अधिकार में सम्मिलित नहीं है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करती हैं, जो क्रमशः बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण है। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वक्षमा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती? अनुच्छेद 100(3), अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 312। साथियों संविधान के अनुच्छेद 312 में संसद साधारण बहुमत से संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि यह अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के विषय में है। अनुच्छेद 312 में यह उपबंध है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न है, वास्तव में नीति संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की संयुक्त बैठक में, प्रधानमंत्री द्वारा। तो साथियों वास्तव में नीति संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद केवल उन निर्णयों को लागू करती है। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मंत्रिमंडल द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? राज्यसभा, केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राष्ट्रपति।
तो साथियों, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार राज्यसभा को है। संविधान के 11वें भाग के अनुच्छेद 249 में यह वर्णित है कि यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य यह घोषित कर दे कि अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर कानून बनाती है। इस प्रकार से मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा। तो साथियों, राज्यसभा की अध्यक्षता उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस प्रकार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी सदन की अध्यक्षता करता है। तो इस प्रकार से मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर हुए थे वर्ष 1955 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1971 में, वर्ष 1969 में। तो साथियों, भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर वर्ष 1971 में हुए थे। 9 अगस्त 1971 में सोवियत संघ और भारत के बीच शांति, मैत्री एवं सहयोग के बारे में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। इससे भारतीय उपमहाद्वीप में शांति एवं स्थिरता स्थापित होने में बड़ी मदद मिली। इसमें भारत के विरुद्ध किसी आक्रमण का खतरा उत्पन्न होने पर रूस द्वारा सहयोग का आश्वासन भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार से मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रियम्बल में समाजवादी व पंथनिरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया? वर्ष 1975, वर्ष 1976, वर्ष 1984, वर्ष 1985। तो साथियों, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। साथ ही इस संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य भी नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 अब तक पारित संशोधनों में सबसे बड़ा है, इसलिए इसे लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार से मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 1976। तो साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि आज का हमारा यह सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इतना समय देने के लिए आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।